सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। जी, बहुत धन्यवाद रश्मि जी, और सभी को मैं शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं आपके माध्यम से। आपका सपना है कि 2047 में हमारा जो बिहार है वो विकास की कगार पे आ जाएगा। क्या लगता है कि आने वाले समय में जिस सपने को आप संजोए हुए हैं अपने दिल में, वो सपना साकार हो पाएगा या फिर उस लेवल तक हम पहुंच सकते हैं अपने बिहार भाइयों को लेकर के? देखिए, जब भी लोगों ने साथ दिया, चाहे बगहा में साथ दिया हो, चाहे रोहतास में साथ दिया हो, जिसको लोग असंभव मानते थे, वैसे परिवर्तनों को मैंने साक्षात होते देखा है। मैं वैसा नहीं हूँ जो मैं बात हवा में करता हूँ। यदि मैं कह रहा हूँ तो उसमें तथ्य भी है, अनुभव भी है, और इसीलिए मैं बड़े स्पष्टता के साथ कहता हूँ, यदि छोटे-छोटे भेदभाव से ऊपर उठकर बिहार में उद्यमिता की क्रांति, हम लोग लक्ष्य लेके चल रहे हैं हर जिले में 5 स्टार्टअप जिसमें 100-100 लोगों को रोजगार मिलता हो 2028 तक। इसमें यदि लोगों ने सहयोग किया, इसको स्थापित कर दिया, अब देखिएगा एक बड़ी क्रांति आएगी। और मैं तो इसी रूप में देख रहा हूँ कि यदि हम ऐसा कर सके, निश्चित सी बात है 2047 तक विकसित बिहार होगा, किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। देखिए, बिहार का हर व्यक्ति चाहता है कि बिहार विकसित हो। ऐसा कोई व्यक्ति तो होगा नहीं जो चाहेगा बिहार पिछड़ा हो। लेकिन यथार्थ यह है कि आज बिहार भारत का सबसे पिछड़ा राज्य बन चुका है। आज बिहार में एक व्यक्ति प्रति माह केवल औसत रूप में 5,028 रुपए कमाता है, ऐसा सर्वेक्षण में सामने आया। जबकि सिक्किम में 48,000, दिल्ली में 38,000, तमिलनाडु में लगभग 28,000 और महाराष्ट्र गुजरात में 23,000 रुपए प्रति माह है। अब आप ये सोचेंगे कि बिहार विकसित कैसे हो, तो सभी चाहते हैं बिहार विकसित हो, और बिहार में हम लोग ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकेंगे कि शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए लोग बाहर नहीं जाएं, तब तक कैसे बिहार विकसित होगा? सर, आपका मैंने बहुत सारा स्टेटमेंट देखिए कि रोजगार, पलायन और खास करके जो हमारे अभी के जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि हमारे बिहार क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं, हमारे बिहार में रोजगार क्यों नहीं आ रहे, इतना ज्यादा पलायन की जो दर पे दर जो सीढ़ियां हैं वो आगे बढ़ती जा रही है और सीख करके गोवा मतलब अदर जगह पे जा करके करते हैं, तो उनके लिए क्या विचार है आपके? देखिए, पहले तो स्टैटिस्टिक्स समझिए। यदि आज हमारा 5,000 पर कैपिटा इनकम है, निश्चित सी बात है कोई व्यक्ति वहां जरूर जाना चाहेगा जहां एक व्यक्ति ज्यादा कमाता है। मैं हूँ दलसिंह सराय में, और दलसिंह सराय में आज मैं आप लोगों को एक ऐसे शख्स से मिलवाने के लिए जाऊंगी जिनको देख करके आप भी इंस्पायर होंगे। और सर से हम तो बहुत ही पहले इंस्पायर हो चुके हैं, क्योंकि सर एक पदाधिकारी होते हुए भी इस तरीके का कार्य कर रहे हैं जो अपने बिहार को खास करके आगे ले जाने के लिए तत्पर रहते हैं और अपने विकास किस तरीके से विकसित करे, उस विकसित बिहार को लेकर के हर एक तरीके का कार्यक्रम में शामिल होते हैं और खुद भी इस तरीके का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते हैं। तो चलिए, मैं आप लोगों को ज्यादा समय नहीं लेते हुए एक ऐसे ही शख्स से मिलवाते हैं जो युवा तेज तर्रार, हमारे युवाओं के दिल की धड़कन, सीनियर आईपीएस विकास वैभव सर हमारे साथ है। और जानना चाहेंगे कि सर का जो एक मुहिम है जिनको लेकर के हर युवाओं को प्रेरित करने का कार्य कर रहे हैं, हमारा जो बिहार है, बिहार किस तरीके से विकसित हो और आगे जाए, और जो आप लोग सोच रहे हैं कि हमारा जो बिहार है उसको विशेष राज्य का दर्जा जो है अभी तक क्यों नहीं मिल पाया है, तो ऐसे ही शख्स हमारे साथ है और जानना चाहेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग भी ऐसे सर का जो कार्यक्रम होता है वो आप लोग देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं और आप भी सर से इंस्पायर होते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। जी, बहुत धन्यवाद रश्मि जी, और सभी को मैं शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं आपके माध्यम से। लेट्स इंस्पायर बिहार जो है वो कहीं न कहीं बिहार ही नहीं, बिहार से अदर स्टेट के जो लोग हैं इस मुहिम को देखते हैं तो उनको देख करके ये चौंक जाते हैं कि एक अधिकारी जो अपने कार्य करते हुए इस तरीके का एक अलग प्रयास कर रहे हैं अपने बिहार को आगे ले जाने के लिए, इसका क्या मुहिम है, क्या विजन है? देखिए, बिहार का हर व्यक्ति चाहता है कि बिहार विकसित हो। ऐसा कोई व्यक्ति तो होगा नहीं जो चाहेगा बिहार पिछड़ा हो। लेकिन यथार्थ यह है कि आज बिहार भारत का सबसे पिछड़ा राज्य बन चुका है, जिसमें पर कैपिटा इनकम के हिसाब से भी हम लोग सबसे पीछे हैं। आज बिहार में एक व्यक्ति प्रति माह केवल औसत रूप में 5,028 रुपए कमाता है, ऐसा सर्वेक्षण में सामने आया। जबकि सिक्किम में 48,000, दिल्ली में 38,000, तमिलनाडु में लगभग 28,000 और महाराष्ट्र गुजरात में 23,000 रुपए प्रति माह है। अब आप ये सोचेंगे कि बिहार विकसित कैसे हो, तो सभी चाहते हैं बिहार विकसित हो, और विकसित भारत का जो लक्ष्य है 2047 तक कि विकसित भारत बने, जब तक बिहार विकसित नहीं होगा और बिहार में हम लोग ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकेंगे कि शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए लोग बाहर नहीं जाएं, तब तक कैसे बिहार विकसित होगा? सर, आपका मैंने बहुत सारा स्टेटमेंट देखिए कि रोजगार, पलायन और खास करके जो हमारे
अभी के जो युवा है वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि हमारे बिहार क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं, हमारे बिहार में रोजगार क्यों नहीं आ रहे, इतना ज्यादा प्लान की जो दर पे दर जो सीढ़ियां हैं वो आगे बढ़ती जा रही है और सीख करके गोवा मतलब अदर अदर जगह पे जा करके करते हैं, तो उनके लिए क्या विचार है आपके? देखिए, पहले तो स्टैटिस्टिक्स समझिए। यदि आज हमारा 5,000 पर कैपिटा इनकम है, निश्चित सी बात है कोई व्यक्ति वहां जरूर जाना चाहेगा जहां एक व्यक्ति ज्यादा कमाता है। ये तो स्टैटिस्टिक्स की बात हुई। चुनौती इतनी बड़ी है कि बिहार में आज जनसंख्या हमारी 14 करोड़, और 14 करोड़ में 9 करोड़ की आयु 30 वर्ष से कम है। अब यदि हम विकसित बिहार बनाना चाहते हैं, पलायन रोकना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे पर कैपिटा इनकम में भी वैसे ही वृद्धि होनी चाहिए, और साथ में जो पूरी जनसंख्या हमारी है उसको हम रोजगार दे सकें। अब ये कैसे होगा, ये तो बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अगर सरकारी नौकरी की हम लोग बात करें तो शायद किसी पार्टी की सरकार आएगी, 1% से कुछ अधिक लोगों को हम दे सकते हैं। इतनी बड़ी संख्या में रोजगार भी देना और पर कैपिटा इनकम ऐसा हो कि हमारा पलायन रुके, ये तभी संभव है जब कुछ बड़ी क्रांति आए। क्योंकि अभी बिहार, अच्छी बात यह है हम लोग 14.5% के रेट से आगे बढ़ रहे हैं। बहुत कठिन है किसी भी इकोनॉमी के लिए 5% से ज्यादा अगर रेट हो बहुत अच्छा माना जाता है। बिहार आज 14.5% के रेट से आगे बढ़ रहा है। लेकिन दुर्भाग्य ये देखिए कि यदि हम 15% के दर से भी आगे बढ़ते हैं तो भी 5 वर्षों में जो पर कैपिटा इनकम है केवल 10,000 तक ही पहुंचेगा, और अगर 1 दशक की बात करें तो भी हम 20,000 तक ही पहुंचेंगे। अब सीधी सी बात है, बाकी राज्य वहीं तो रहेंगे नहीं, वो भी आगे जा चुके हैं, उनकी भी इकोनॉमी बढ़ेगी। तो ऐसे में पलायन हम कैसे रोक सकेंगे, तो हमें देखना होगा जो हमारी जनसंख्या है इसको हम एसेट बनाए। आज यदि हम कॉलेजेस की बात करें तो बड़ी संख्या में हमारे यूथ पढ़ते हैं, लेकिन क्या हम उनको अच्छे एंटरप्रेन्योर, अच्छे उद्यमी बनाने के लिए ट्रेन कर रहे हैं? क्या हमारे कॉलेजेस में ऐसी पढ़ाई होती है कि एक व्यक्ति एक सफल स्टार्टअप लगा सके? यदि हम सोचेंगे तो हम पाएंगे नहीं कर रहे हैं। जो हमारी आवश्यकता है उसके बारे में कोई विचार नहीं कर रहे, और हम सोचते हैं कि अच्छी पार्टी आएगी तो चीजें बदल जाएंगे। निश्चित सी बात है कि राजनीति में अच्छे लोग आए, ईमानदार लोग आए, निस्वार्थ लोग आए तो परिवर्तन होगा। लेकिन बिहार की स्थिति इतनी विभत्स है, इतना विकराल रूप लिए हुए है कि कुछ अच्छे लोग आएंगे भी तब तक परिवर्तन नहीं होगा जब तक व्यापक सामाजिक परिवर्तन शिक्षा के क्षेत्र में, उद्यमिता के क्षेत्र में न हो। क्योंकि राजनीति हमारी प्रभावित हो चुकी है, समाज खंड खंड में बटा हुआ है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आप देखेंगे तो ऐसे उम्मीदवारों को नहीं चुनेंगे जो विजन उनका हो, आगे बढ़ाना चाहते हो, लेकिन ऐसे उम्मीदवारों को चुनेंगे जो चुनाव जीत सकते हैं। क्योंकि चुनाव जीतने में मतदाता के समक्ष सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अपनी जाति के उम्मीदवार होने चाहिए। और जब जाति और संप्रदाय के नाम पर इस प्रकार बढ़ते हैं, उस प्राचीन बिहार को हम भूल जाते हैं जिसमें जातियां थी, ऐसा जातिवाद नहीं था। तब देखिए हम क्या कर रहे थे, रोड नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, सूचना के तंत्र ऐसे नहीं थे। अफगानिस्तान के पार तक अखंड भारत के साम्राज्य को बना पाए, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना से पहले नालंदा और विक्रमशिला को स्थापित कर पाए, शून्य दिया विश्व को, हमने विश्व का प्रथम गणराज्य दिया। आज भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन पहला काम छोटे छोटे वादों से हटना होगा, संघर्ष से हटना होगा। ऊर्जा जो ईश्वर ने दी है, असीम ऊर्जा दी है, उसको सही दिशा में हर बिहारवासी शिक्षित हो, स्किल्ड हो, इस प्रकार से स्किल्ड हो कि हम रोजगार का सृजन कर सके। इसके लिए हमको विद्यालय से, महाविद्यालय से ट्रेन करना होगा। स्टार्टअप्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हीं से नए रोजगार का सृजन होगा। तो हमारे यूथ नए स्टार्टअप लगा सकें, इसके लिए हमको उनको प्रेरित भी करना होगा, ट्रेन भी करना होगा, साथ साथ एक ऐसे इकोसिस्टम को बनाना होगा जिसमें स्टार्टअप सफल हो। यही प्रयास है लेट्स इंस्पायर बिहार, जिसमें हर भेदभाव से ऊपर उठकर हम लोग जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेदों से लोगों को इसलिए जोड़ रहे हैं कि यदि बिहार को हम वास्तव में देखना चाहते हैं तो केवल राजनीतिक परिवर्तन नहीं, एक व्यापक शैक्षणिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए हमें अंशदान देना होगा। उससे निश्चित है राजनीति भी परिवर्तित होगी, सही दिशा में होगी। लेकिन जब तक ऐसा नहीं करते तो केवल छोटे छोटे प्रयोग से, छोटे छोटे प्रयासों से बिहार में बड़ा परिवर्तन नहीं हो। हमारे युवा जब भी चाहते हैं कि हम आगे बढ़े, अपने अधिकार को पाने का जब भी प्रयास करते हैं तो उन पर लाठी चार्ज किया जाता है। वहीं अगर शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए कि बीपीएससी 3 वाले में जितने भी स्टूडेंट थे, जितने भी हमारे अभ्यर्थी थे, उन्होंने पटना में जाकर के अपने अधिकार के लिए धरना प्रदर्शन किए, वहां भी पुलिस कर्मियों के द्वारा उन पे लाठी चार्ज किया गया। तो हमारे बिहार इस तरीके से कैसे आगे बढ़ सकते हैं? और वहीं देखा जाए तो कोई पेपर लीक हो जाती है, तो इस तरीके से हमारे जो युवा है वो शिक्षा से कहीं न कहीं पीछे हट रहे हैं। देखिए, मुझे बड़ी पीड़ा होती है, और पीड़ा आज से नहीं होती, बाल्यकाल से होती रही है। 9th में था, बच्चों ने बिहारी बोल के भोपाल में चढ़ाया था, और तभी से मन में संकल्प जगा था कि अपने जीवन काल में यदि बिहारी शब्द को पुनः सम्मान का प्रतीक बनाने में मेरी कोई भूमिका होगी तभी अपने जीवन को सार्थक मानूंगा। पेपर लीक के दंश को मैंने भी सहा है। 1997 में पहली बार और आखिरी बार आईआईटी के पेपर लीक हुए थे, जिसमें करीब 2.5 महीने तक बड़ा विचलित रहा। उसके बाद 1 साल तक आईआईटी कैंपस में, आईआईटी कानपुर में 5 दिनों का सप्ताह नॉर्मली होता है,
6 दिनों का सप्ताह हम लोगों ने पढ़ाई की और छुट्टियां भी हमारी काट ली गई पेपर लीक के कारण। और पेपर लीक आज जब होता है, निश्चित रूप सी बात है, किसी भी प्रजातंत्र में विरोध होना चाहिए। यदि कुछ गलत होता है तो धरना, प्रदर्शन, विरोधी माध्यम है, लेकिन इसमें एक परिधि है कि हमको कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है। इससे भी हमें सतर्क रहना होगा। तो विद्यार्थियों से मैं यही कहना चाहूंगा कि मैंने भी सहा है, तो इस तरीके लेकिन का जो समस्या होता है उससे किस तरीके से निदान पाएंगे हमारे नहीं, धैर्य धैर्य चाहिए। यदि आप सही हैं तो अब तो न्यायालय का भी रास्ता खुला हुआ है, न्यायालय में भी केसेस चल रहे हैं। यदि आप सही हैं तो निश्चित है आप सही हैं तो आप सफल भी होंगे, सच्चाई की जीत भी होगी, इतना मान लीजिए। इसलिए धैर्य रखना है। यदि कोई ऐसी बात हो रही है कि बिल्कुल ही गलत हो रहा है तो सरकार भी आपकी दुश्मन नहीं है, लेकिन सरकार को समझाना होगा कि हाँ ये गलत हुआ है, उसके तरीके हैं तो उसको समझना होगा। और मैं यही जानता हूँ, मान लीजिए पेपर में कुछ गड़बड़ी हुई भी है तो भी धैर्य ना खोएं, प्रयास करते रहे। यदि आपने परिश्रम किया है निश्चित सफलता आपको मिलेगी। तो जिस तरीके से हम लोग रोजगार की बात करते हैं कि अगर हमारे बिहार में बेगूसराय टैक्स देने में दूसरा स्थान आता है पटना के बाद, और वहां पे पेप्सी प्लांट लगाया गया, इस तरीके का और भी वहां पे उद्यमी है, जहां पर के देखा जा रहा है कि जितने भी हमारे बिहार के जो भाई है, बिहारी है, उनके बड़े पोस्ट पे बहुत ही कम लोगों को वहां पे रोजगार दिया गया है। अदरवाइज वहां पे अधिकतर अदर स्टेट से लोग हैं। तो इस पे क्या आपका विचार है? क्या ये होना चाहिए? देखिए मैं तो पेप्सी प्लांट तो खैर बाहर से आया, बाहर से लगा। अभी कल उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, उन्होंने कहा कि 88% लोगों को हम लोग लोकल हैं। खैर उन बातों में नहीं जाऊंगा, लेकिन जिस बिहार की कल्पना मैंने आपके साथ साझा की, हमारे हर युवा को मैं एक बड़ी प्लांट का मालिक के रूप में देखता हूँ। और मैं देखता हूँ कि हमें उस प्रकार के सृजन की क्षमता कैसे अपने युवाओं में ला सके। मल्टीनेशनल तो बाद में आएंगे, अब अच्छी वैसे आप बनाएंगे तो आएंगे ही, लेकिन अपने अंदर वैसी क्षमता को निर्माण करना कि हम क्यों ना बड़े ब्रांड बना सके। अभी कुछ दिनों पहले अमेरिका से लोगों ने संपर्क किया था, बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर आना चाहते थे। इसलिए आना चाहते थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मानव के चिंतन तक कैसे हम ले जा सके। तो एक केंद्र तो हमारे पास है, जैसे कभी नालंदा और विक्रमशिला में लोग आना चाहते थे, आज भी बिहार स्कूल ऑफ योगा में विश्व भर से लोग आना चाहते हैं। निश्चित सी बात है, हम लोग हर प्रखंड में भी ऐसे केंद्र स्थापित कर सकते हैं यदि उस प्रकार के संकल्प के साथ हम बढ़ें। और जब इस प्रकार के केंद्र हम बना पाएंगे, अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, तो उद्यमिता के क्षेत्र में नए कीर्तिमान हम स्थापित। हम लोग अभी दलसिंहसराय में है, यहाँ बगल में आपने देखा होगा महिलाओं का एक केंद्र चलता है, जहाँ महिलाएं ऐसे सुजनी और अलग अलग प्रकार के कार्यों का निर्माण करती हैं। ऐसे काम बहुत सारे क्षेत्रों में चल रहे हैं, लेकिन उनको हम सही मार्केट नहीं दे पा रहे हैं। तो है ना, उसको नहीं दिया जा रहा है अभी। तो हमारा इस पूरे अभियान में ये प्रयास है कि जो भी गृहिणी हैं या जो भी ऐसी महिलाएं हैं जो उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, उनको हम बड़ा मार्केट भी दें। आज टेक्नोलॉजी ऐसी है जो व्यक्ति को अमेरिका में बैठे हुए भी यहाँ से शॉपिंग करा सकती है, लेकिन हमको अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रस्तुत करना है, उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, ये तो हमें सीखना होगा। और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं और जो नेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, उसके अनुरूप हमें अपने प्रोडक्ट को बनाना भी होगा। बहुत सारी चीजें, छोटे छोटे विषय पर हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं। अभी भागलपुर में करीब 100 युवकों को हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। पिछले 1 महीने से चल रहा है, 3 को मैं भी जाऊंगा, समापन समारोह है। प्रयास हम लोग करें कि हर महाविद्यालय इस प्रकार से जुड़े और एंटरप्रेन्योर बनने की ट्रेनिंग हम दें। केवल सरकारी नौकरी तक यदि हम ट्रेन हुए, बिहार नहीं बदलेगा, सच्चाई है। यदि हम लड़ते रहे जाति के नाम पर तो ठीक है, कुछ लोग नेता बन जाएंगे, कुछ लोग अपने स्वार्थों की सिद्धि कर लेंगे, लेकिन बिहार में क्या परिवर्तन? यदि हर व्यक्ति को बढ़ाना, हर बिहारी को आगे बढ़ाना, उसका पर कैपिटा इनकम भी बढ़ाना है, तो व्यापकता चाहिए जो हर भेदभाव से अलग हो और जिसमें सही दृष्टि होगी कहाँ पर ऊर्जा लगानी है। और सर इस तरीके से जब इतना आप प्रयास कर रहे हैं, आप एक उच्च पोस्ट पे होते हुए भी इस तरीके का कार्य कर रहे हैं, हमारे युवाओं को जगाने का कार्य कर रहे हैं, तो लास्ट में जाते जाते उन युवाओं के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे जो खास करके आगे तो बढ़ना चाहते हैं बट डिमोटिवेट होने के कारण वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं? देखिए, क्षमता की कमी नहीं है, ईश्वर ने सबको क्षमता असीम दी है। स्वयं को पहचानिए। यदि आपको लगता है कोई लक्ष्य कठिन है तो ऐसा नहीं है, परिश्रम कीजिए, निश्चित है सफलता मिलेगी। और सफलता जब मिल जाती है, जो आपका लक्ष्य है, केवल स्वयं तक सीमित ना रहे। समाज हमारा है, हर व्यक्ति चाहता है बिहार आगे बढ़े, राष्ट्र आगे बढ़े। थोड़ा थोड़ा अंशदान जब हम सब मिलकर करेंगे, निश्चित आने वाला भविष्य बहुत अच्छा होगा। सर आपका सपना है कि 2047 में हमारा जो बिहार है वो विकास की कगार पे आ जाएगा। क्या लगता है कि आने वाले समय में जिस सपने को आप संजोए हुए हैं अपने दिल में, वो सपना साकार हो पाएगा या फिर उस लेवल तक हम पहुंच सकते हैं अपने बिहार भाइयों को लेकर के? देखिए, जब भी लोगों ने साथ दिया, चाहे बगहा में साथ दिया हो, चाहे रोहतास में साथ दिया हो, जिसको लोग असंभव मानते थे, वैसे परिवर्तनों को मैंने साक्षात होते देखा है। मैं वैसा नहीं हूं जो मैं बात हवा में करता हूँ। यदि मैं कह रहा हूं तो उसमें तथ्य भी है, अनुभव भी है। और इसीलिए मैं बड़े स्पष्टता के साथ कहता हूँ, यदि छोटे छोटे भेदभाव से ऊपर उठकर बिहार में उद्यमिता की क्रांति, हम लोग लक्ष्य लेके चल रहे हैं, हर जिले में 5 स्टार्टअप जिसमें 100 लोगों को रोजगार मिलता हो,
2028 तक। इसमें यदि लोगों ने सहयोग किया, इसको स्थापित कर दिया, अब देखिएगा एक बड़ी क्रांति आएगी। और मैं तो इसी रूप में देख रहा हूँ कि यदि हम ऐसा कर सके, निश्चित सी बात है 2047 तक विकसित बिहार होगा, किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार आपका जो